नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो जीत और दया दोनों के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज मौर्य साम्राज्य और उसके सबसे महान शासक सम्राट अशोक की उस विरासत की कहानी जानते हैं जो आज भी जिंदा है। अच्छा, अशोक को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। और जानते हैं ये पहेली शुरू कहाँ से होती है? उनके कई नामों से। अगर हम अलग अलग शिलालेख और ग्रंथ देखें तो उन्हें अशोक वर्धन भी कहा गया है, बुद्ध शाक्य भी, और भी कई नाम हैं। ये सिर्फ टाइटल नहीं थे, बल्कि ये उनकी बदलती पहचान को दिखाते हैं। मतलब एक विजेता राजकुमार से लेकर एक धर्म को मानने वाले बौद्ध शासक बनने तक का पूरा सफर इन नामों में छिपा है। तो सवाल ये है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स राजा को समझें कैसे? जवाब पत्थरों में लिखा है। जी हाँ, अशोक ने अपने संदेश पूरे सबकॉन्टिनेंट में खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिए, जिससे हमें उनके विचारों को सीधे फर्स्ट हैंड जानने का मौका मिलता है। सोचिए, ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था। एक सम्राट जो सीधे अपनी जनता से बात कर रहा था, बिना किसी बिचौलिए के, और सिर्फ एक भाषा में नहीं, खरोष्टी, अरामी, यूनानी, अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल किया ताकि उनका संदेश उनके विशाल साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंच सके। और इन शिलालेखों से हमें उनकी नीतियों का पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है, पशुओं की भलाई से लेकर पब्लिक हेल्थ जैसे मुद्दों तक। और सबसे अहम बात, उनके शासनकाल का वो टर्निंग पॉइंट, एक भयानक युद्ध जिसके बाद उन्हें गहरा पछतावा हुआ। खासकर जो 13वां शिलालेख है, वो तो सच में दिल दहला देता है। उसमें कलिंग युद्ध की भयानक तस्वीर खींची गई है। लाखों लोग मारे गए या बंदी बना लिए गए। और जानते हैं, यही वो खून खराबा था जिसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें धर्म के रास्ते पर ले आया, यानी नेकी और अहिंसा का रास्ता। पर सवाल उठता है कि एक राजा जिसका दिल बदल चुका हो, वो इतने बड़े साम्राज्य को चलाता कैसे था? इसका जवाब मिलता है मौर्यों के कमाल के एकदम एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। देखिए, पूरे साम्राज्य को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेवल स्ट्रक्चर के जरिए चलाया जाता था। मतलब सम्राट से लेकर गांव के मुखिया तक हर लेवल पर बिल्कुल साफ था कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। इसी से पूरा शासन एकदम स्मूथली चलता था। और ये कमाल का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ साम्राज्य तक ही नहीं, शहरों तक फैला हुआ था। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज बताते हैं कि शहर चलाने के लिए अलग अलग कमेटियां थीं। कोई इंडस्ट्री देखती थी, कोई जनगणना, यहां तक कि विदेशियों की देखभाल के लिए भी एक कमेटी थी। सोचिए, उस जमाने में अर्बन प्लानिंग का क्या जबरदस्त लेवल था। अब इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना तो चाहिए ही, और मौर्य सेना बहुत विशाल और हाईली ऑर्गेनाइज्ड थी। नेवी से लेकर जंगी हाथियों तक हर ब्रांच को संभालने के लिए एक डेडिकेटेड बोर्ड था। यही तो साम्राज्य की असली ताकत थी। 6 लाख, और ये नंबर जो हमें एक यूनानी सोर्स से मिलता है, ये सिर्फ पैदल सैनिकों का है। जरा सोचिए, जब इसमें हजारों घुड़सवार, हाथी और रथ जुड़ते होंगे तो ये सेना कितनी बड़ी हो जाती होगी। ये वाकई में प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। दरअसल अशोक की मृत्यु से एक खालीपन आ गया था। उनके बाद के शासक उतने मजबूत नहीं थे और अंदरूनी कलह ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। जल्दी ही साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया और बाहर से हमला करने वालों को मौका मिल गया। और बस, मौर्य साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। और अंत बड़ा ही ड्रामेटिक और धोखे भरा था। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति ने कर दी, और इसी के साथ एक नए राजवंश शुंग वंश की शुरुआत हुई और मौर्य शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। मौर्यों के जाने के बाद शुंग और कण्व जैसे नए राजवंश सत्ता में आए। इन्होंने कुछ मौर्य परंपराओं को तो जारी रखा, लेकिन अपनी एक अलग सांस्कृतिक छाप भी छोड़ी। जैसे पतंजलि का महाभाष्य जैसा जरूरी साहित्यिक काम इसी दौरान लिखा गया था। सत्ता का केंद्र लगातार बदलता रहा। फिर कुषाण जैसे नए प्लेयर्स मैदान में आए। उन्होंने सिर्फ इलाके ही नहीं जीते, बल्कि विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी बहुत बढ़ावा दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण है राजा कनिष्क का बौद्ध विद्वान अश्वघोष को संरक्षण देना। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, किसी भी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है?
क्या वो उसके बड़े बड़े इलाके और ताकतवर सेनाएं हैं, या फिर अशोक जैसे शासक के विचार, दया, धर्म और अहिंसा के विचार जो आज भी हम सबको इंस्पायर करते हैं?